हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न लेकर के उपस्थित हुए हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली यूनिट चल रही है, उसमें एक पार्ट क्लासिकल था, प्रारंभिक था, दूसरा है मॉडर्न। इसमें सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर। तो सबसे पहले जो फ्रेंच सन 1924 में फ्रेंच वैज्ञानिक डी ब्रोगली हुए हैं, उन्होंने कहा कि गतिशील सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कण के साथ साथ तरंग के भी गुण प्रदर्शित करते हैं। इसी बात को इन्होंने मैथमेटिकली समझाया। उन्होंने कहा कि जैसे मान लो m द्रव्यमान का कोई सूक्ष्म कण है और v वेग से गतिशील है, तो और उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा है और संवेग p है, तो उन्होंने कहा लैम्डा समानुपाती 1/p। p जहाँ संवेग है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। जब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे h/p, जहाँ h प्लांक का कांस्टेंट है, इसका मान होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। फिर हम जानते हैं p बराबर m इंटू वी भी होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, तो वही वैल्यू रख देंगे तो लैम्डा बराबर आ गया h/mv। इसे डी ब्रोगली की समीकरण कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि गतिशील कण की तरंग दैर्ध्य गतिशील कण की तरंग दैर्ध्य द्रव्यमान और वेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसे? यदि कण का द्रव्यमान या वेग बढ़ा दें, यहाँ से देखेंगे, द्रव्यमान बढ़ा दें या वेग बढ़ा दें, तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी, अर्थात तो उसमें वेव नेचर समाप्त हो जाएगा। तो सूक्ष्म पार्टिकल और गतिशील पार्टिकल की जिसका वेग कम है, सूक्ष्म और गतिशील पार्टिकल हैं, उनके लिए तरंग दैर्ध्य होगी। लेकिन जैसे जैसे वेग बढ़ेगा तरंग दैर्ध्य घटेगी, या द्रव्यमान बढ़ेगा तो भी तरंग दैर्ध्य घट जाएगी, अर्थात उसमें वेव नेचर समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर आता है इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन में दो गुण कैसे हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन कण भी है और कण के साथ साथ तरंग के भी गुण प्रदर्शित करता है, तो इसी को ड्यूअल नेचर कहते हैं। तो कैथोड किरणों के गुण इलेक्ट्रॉन की कण की प्रकृति को दर्शाते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जो कैथोड किरणें हैं वो एक सीधी रेखा में कैथोड से एनोड की ओर चलती हैं, या ये ताप दीप्ति उत्पन्न करती हैं, या इनमें वेग होता है, ये सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनी हैं। हमने ये सब चीज़ें पॉइंट्स उसमें कैथोड में पढ़े हैं, कैथोड किरणों के गुण में। तो वो कैथोड क्या है? कैथोड किरणें वास्तव में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कण है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन विवर्तन की तरंग प्रकृति, इलेक्ट्रॉन का जो विवर्तन है वो तरंग की प्रकृति को दर्शाता है। विवर्तन क्या होता है? विवर्तन होता है तीक्ष्ण जो किनारे होते हैं, तीखे किनारे होते हैं, जैसे क्रिस्टल है या चाक ब्लेड की धार है, ऐसे तीखे किनारों पर जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश किरण का मुड़ जाना, मुड़ने की घटना विवर्तन कहलाती है। तो जब हमने प्रकाश किरण को किसी क्रिस्टल पर डाला, निकल के क्रिस्टल पर, क्रिस्टल मतलब जैसे चीनी है, चीनी के क्रिस्टल होते हैं, उनमें तीखे किनारे होते हैं। इसी प्रकार से निकल के क्रिस्टल होते हैं, उनमें भी तीखे किनारे होते हैं। जब उन पर प्रकाश पड़ता है तो वो मुड़ जाता है, अर्थात विवर्तन होता है। इसी प्रकार की घटना फिर हमने उस निकल क्रिस्टल पर हमने इलेक्ट्रॉन किरणपुंज को डाला, तो इलेक्ट्रॉन किरणपुंज भी वैसा ही व्यवहार कर रहे थे जैसा कि प्रकाश कर रहा है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन तरंग का भी नेचर रखता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कण के साथ साथ तरंग की भी गुण प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन कण व तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, ये हम कह सकते हैं। फिर इसके बाद में इसी पर है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो ये क्या है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत? यहाँ किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण कर पाना संभव नहीं है। अनिश्चितता सिद्धांत का गणितीय रूप यह है कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू h/4π, जहाँ डेल्टा पी संवेग की अनिश्चितता है, डेल्टा एक्स स्थिति की अनिश्चितता है, और p बराबर m इंटू वी होता है, तो डेल्टा p बराबर हो जाएगा m इंटू डेल्टा वी। चूँकि m बदलता नहीं है इसलिए v परिवर्तित होता है। जो डेल्टा है परिवर्तन का निशान है कि परिवर्तनशीलता कितनी है, स्थिति की संवेग की अनिश्चितता, और ये स्थिति की अनिश्चितता को दर्शाता है। और p बराबर m इंटू वी होता है, तो p बराबर m इंटू, चूँकि p बराबर क्या होता है m इंटू वी। अब डेल्टा p बराबर लिखना है तो डेल्टा p बराबर हो जाएगा m इंटू डेल्टा वी, क्योंकि v बदलता है, m कभी नहीं बदलता, m कांस्टेंट रहता है, इसलिए डेल्टा m पे नहीं लगा सकते, केवल डेल्टा v पे लगेगा। तो इसलिए डेल्टा p बराबर होगा m इंटू डेल्टा p। जब यहाँ रख देंगे p की जगह तो m कांस्टेंट है, m को इधर ले लेंगे, तो हो जाएगा डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm।
तो इसका जो फार्मूला है वो आपके पास ये आ जाएगा, डेल्टा V इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा V इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू H अपॉन 4πm। ये इसका हो जाएगा, क्योंकि जब डेल्टा P की जगह m इंटू डेल्टा B रखेंगे तो m तो कांस्टेंट है, वो इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा V इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू H अपॉन 4πm। किसी गतिशील अतिसूक्ष्म कण की संवेग की अनिश्चितता और स्थिति की अनिश्चितता डेल्टा एक्स का गुणनफल या तो h अपॉन पाई के बराबर या उससे अधिक होता है। यहाँ h प्लांक नियतांक है। अनिश्चितता सिद्धांत से ये स्पष्ट होता है, यदि इलेक्ट्रॉन की कण की स्थिति बिल्कुल ठीक ठीक निर्धारित की जाती है तो उसके वेग में अनिश्चितता होगी, और यदि इलेक्ट्रॉन तरंग का वेग बिल्कुल ठीक ठीक निर्धारित किया जाता है तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता होगी। और इसी पर कुछ आधारित आपको क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आपने करना है। अब इसी के पश्चात हम कोश, सेल किसे कहते हैं, इसी के आगे टॉपिक है सेल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले कोश, समान मुख्य क्वांटम संख्या के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का समूह सेल कहलाता है। क्वांटम संख्याओं को हम अगले वीडियो में समझाएंगे, अभी आप सेल की परिभाषा समझ लें, पूछा जाता है। समान मुख्य क्वांटम संख्या के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का समूह सेल कहलाता है। एटॉमिक ऑर्बिटल की मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 1, 2, 3, 4 होता है। 1s में एक सेल को प्रदर्शित करता है जहां n बराबर 1 है। जैसे 1s लिखा है तो 1s में ये 1 जो है वो शेल को प्रदर्शित करेगा। 3p है तो इसमें 3 शेल को प्रदर्शित करेगा। मतलब इसी प्रकार से उपकोष किसे कहते हैं, सब सेल की परिभाषा क्या है, तो समान मुख्य क्वांटम संख्या तथा द्विगंशी क्वांटम संख्या के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का समूह सब सेल कहलाता है। जैसे मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1, 2, 3, 4 है, द्विगंशी क्वांटम संख्या L बराबर SPDF द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो L बराबर 0, 1, 2, 3 होता है। अब L के जो अक्षर हैं, 0 का मतलब S, अगर L बराबर 0 है तो इसका मतलब आप S लगा लीजिए, और L बराबर 1 है तो इसका मतलब P लगा लीजिए, और L बराबर 2 है तो इसका मतलब D लगा लीजिए, L बराबर 3 है तो इसका मतलब F लगा लीजिए। तो 3 है तो 0 पर 3 है तो F, 3 पर F का मतलब होता है, तो 3 पर F है। अब 3p का अर्थ है सेल 3 और सबसेल p, 4f का अर्थ है सेल 4 और सबसेल f। ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सेल को जो है 1, 2, 3, 4 से अथवा अंग्रेजी के एक लेटर KLMN से प्रदर्शित करते हैं, और किसी सेल में सब सेल की कुल संख्या, ये ध्यान रखेंगे, उसकी मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर तथा उपकोषों की संख्या n² के बराबर होती है। यानी कि सेल तो जो सब सेल हैं वो सेल के बराबर होंगे, और लेकिन जो उपकोष होंगे वो जो n है n के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होती है। इसी के पश्चात जैसे यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है, जैसे मैंने कहा L बराबर n, तो m बराबर n²। L उपकोष को दिखाता है, n मुख्य क्वांटम संख्या है, ये द्विगंशी क्वांटम संख्या है, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये मुख्य क्वांटम संख्या है। तो L बराबर n होता है, m बराबर n² होता है। ये अगले वीडियो में बहुत क्लियर करेंगे, अभी आप केवल इसको ऐसे ही समझ लें। फिर उसके बाद K सेल है, K सेल में n बराबर 1 है, तो n बराबर 1 यानी कि, और फार्म सब सेल कितने होंगे, L बराबर n, यानी कि अगर K सेल में n बराबर 1 है तो L बराबर 1, यानी कि एक ही सब सेल होगा। L बराबर 2, L सेल के लिए n का मान 2 है तो कुल सेल होंगे 2, S और P। m के लिए n बराबर 3 है तो कुल सब सेल होंगे SPD। n बराबर सेल के लिए n बराबर 4 है तो होंगे SPDF। यानी कि K सेल के लिए, अगर जो K सेल है इसमें n बराबर 1 है तो केवल एक ही उपकोष होगा 1s, ये कहलाएगा 1s, एक ही सब सेल होगा जिसे हम क्या देंगे 1s। और चूंकि L में 2 कोष होते हैं, मतलब L के लिए n का मान होता है 2, तो इसमें 2 सब सेल होंगे S और P। 3m के लिए SPD 3 होंगे, n बराबर इसके लिए 4 है तो SPDF 4 सब सेल होंगे। फिर समझ लें, ये जो KLMN है ये सेल को दर्शाता है, मुख्य क्वांटम संख्या। अब मुख्य क्वांटम संख्या का मान K के लिए n बराबर 1, L के लिए n बराबर 2, m के लिए n बराबर 3 और n के लिए n बराबर 4 होता है। तो चूंकि L बराबर n होता है तो यहाँ L बराबर 1 यानी 1s, यहाँ L बराबर 2 S और P, L बराबर 3 SPD, L बराबर 4 SPDF। इस तरीके से, और जब हम
उपकोष देखेंगे तो उपकोष में कक्षक ऑर्बिटल्स, तो k सेल में ऑर्बिटल होंगे m बराबर n स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर नहीं एक ही। l में 4 होंगे, m में 9 होंगे और n में 16 होंगे। क्यों? क्योंकि l के लिए 2 है ना, l के लिए कितना मान है n का 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ m में 3, m के लिए है n का मान 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ n के लिए 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सेल, सब सेल और कक्षक ये आपको बताने का प्रयास किया है। फिर इसके बाद में कक्षक की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है, तो याद कर लेंगे। परमाणु नाभिक के चारों ओर का विभिन्न आकार, आकृति और दिशा विन्यास का वह त्रिविमीय क्षेत्र। परमाणु नाभिक के चारों ओर विभिन्न आकृति और ऊर्जा का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, परमाणु कक्षक कहलाते हैं। फिर से समझ लेंगे, परमाणु नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जो विभिन्न आकृति और ऊर्जा का होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, परमाणु कक्षक कहलाते हैं। एक परमाणु कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनके चक्रण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। जैसे ये, तो एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, एक की क्लॉकवाइज एक की एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होती है। आकृति की दृष्टि से एटॉमिक ऑर्बिटल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एस ऑर्बिटल की आकृति स्फेरिकल यानी गोलाकार होती है। पी ऑर्बिटल की आकृति डंबल शेप होती है। डी ऑर्बिटल की आकृति डबल डंबल होती है और एफ ऑर्बिटल की आकृति जटिल होती है। तो हमने समझाने का प्रयास किया है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल डंबल शेप और डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप होती है। आज की वीडियो में इतना ही।